नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत और अमेरिका के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर रहेगा जोर। पीएम मोदी अमेरिकी संसद को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप किया लॉन्च। ऐप से किसानों को तकनीकी मदद के साथ केवाईसी, आधार लिंक, भूमि रिकॉर्ड पर पारदर्शिता लाने में मिलेगी मदद। खरीफ मार्केटिंग सीजन में धान खरीद का काम सुचारू रूप से जारी। 19 जून तक 830 LMT धान की गई खरीद। 1.22 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। MSP पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2,26,829 करोड़ रुपए किया गया भुगतान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 7 प्रभावित राज्यों में चल रही लू एवं गर्मी से संबंधित बीमारियों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा। राज्यों को राष्ट्रीय कार्य योजना का पालन करने की दी सलाह। कहा कि हम सुनिश्चित करें कि लू लगने से किसी की ना हो मौत। दस दिनों की देरी से 24-25 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचेगा मानसून। मानसून विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे बढ़ाने के लिए बनी हुई अनुकूल परिस्थितियां। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे में आज कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं। अमेरिका के पहले राजकीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री का वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में राजकीय स्वागत किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच महत्वपूर्ण शिखर वार्ता होगी, जिसका मकसद रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करना होगा। इस वार्ता को द्विपक्षीय संबंधों में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। यह दूसरा अवसर होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की संसद को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया है, जिसे जयपुर के एक मास्टर शिल्पकार ने हाथ से बनाया है। ये डिब्बा मैसूर के चंदन की लकड़ी से बनाया गया है। इस बॉक्स में भगवान गणेश की मूर्ति है। मूर्ति को कोलकाता के 5वीं पीढ़ी के चांदी कारीगरों के एक परिवार ने हाथों से बनाया है। बॉक्स में तेल का दीपक भी है। चांदी के इस दिए को भी इन कारीगरों ने हाथ से बनाया है। पीएम मोदी ने इस डिब्बे में बाइडेन को 10 चांदी के डिब्बे भी दिए हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप 10 विशेष दान की तरफ इंगित करते हैं। पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार में दिए गए बॉक्स में 10 दान राशियां हैं। गौदान यानी कि गाय का दान के लिए गाय की जगह चांदी का नारियल है। भूदान भूमिदान के लिए भूमि की जगह पर मैसूर कर्नाटक से लाया गया चंदन का सुगंधित टुकड़ा है। और तिलदान तिल के बीज का दान के लिए तमिलनाडु से लाए गए तिल या सफेद तिल के बीज चढ़ाए गए हैं। राजस्थान में हस्त निर्मित 24 कैरेट का शुद्ध और हॉलमार्क वाला सोने का सिक्का हिरण्य दान सोने का दान के रूप में दिया गया है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को उपहार में दिए गए बॉक्स में 99.5% शुद्ध और हॉलमार्क वाला चांदी का सिक्का भी दिया है, जिसे रुपए दान चांदी का दान के रूप में दिया गया है। लवण दान नाम का ये दान के लिए गुजरात का लवण या नमक दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, जहां अमेरिका के राजकीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन को एक 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड उपहार में दिया है। ये हीरा पृथ्वी से खोदे गए हीरो के रासायनिक और ऑप्टिकल गुणों को दर्शाता है। हीरा पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि इसे निर्माण में सौर और पवन ऊर्जा जैसे पर्यावरण विविध संसाधनों का उपयोग किया गया है। ग्रीन डायमंड को अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके सटीकता और देखभाल के साथ तराशा गया है। ये प्रति कैरेट केवल 0.028 ग्राम कार्बन उत्सर्जन करता है और जियोलॉजिकल लैब
IGI द्वारा प्रमाणित भी है। और आगे बढ़ते हैं, जहां खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS 2022-23 के दौरान भारत सरकार द्वारा धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP संचालन के तहत 19/6/2023 तक केंद्रीय पूल के लिए 830 लाख मीट्रिक टन LMT से अधिक धान की खरीद की गई है। KMS 2022-23 के चल रहे धान खरीद कार्यों से अब तक 1.22 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं और MSP आउटफ्लो के साथ 1,71,000 करोड़ सीधे उनके खातों में हस्तांतरित किए गए हैं। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि परेशानी मुक्त खरीद संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएं। खरीदे गए धान के बदले चावल की डिलीवरी भी प्रगति पर है और 830 LMT धान चावल के संदर्भ में 558 LMT की खरीद के बदले केंद्रीय पूल में लगभग 401 LMT चावल 19/6/2023 तक प्राप्त किया गया है और 150 LMT अभी तक प्राप्त होना बाकी है। चालू रबी मार्केटिंग सीजन RMS 2023-24 के दौरान गेहूं की खरीद भी सुचारू रूप से चल रही है। मौजूदा सीजन में 19/6/2023 तक गेहूं की प्रोग्रेसिव खरीद 262 LMT है, जो पिछले साल की कुल खरीद 188 LMT से 74 LMT अधिक है। पहले ही चल रहे गेहूं खरीद कार्यों से MSP आउटफ्लो लगभग 55,680 करोड़ रुपए के साथ लगभग 21.29 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं। खरीद में प्रमुख योगदान 3 खरीदार राज्यों पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा से क्रमशः 121.27 LMT, 70.98 LMT और 63.17 LMT की खरीद के साथ आया है। गेहूं और धान की संयुक्त खरीद के लिए MSP भुगतान पिछले साल के लिए कुल भुगतान 2,05,896 करोड़ रुपए के मुकाबले 2,26,829 करोड़ रुपए किया गया। और आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिससे किसानों को तकनीक का लाभ तो मिलेगा ही और इसके अलावा KYC, आधार से लिंक एवं भूमि रिकॉर्ड के साथ ही पारदर्शिता लाने में भी ये ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म जितना परिवारित होगा तो मैं समझता हूँ कि ये किसान सम्मान निधि के तो काम आएगा ही, लेकिन किसानों के कभी भी कोई लाभ देना है उसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकार के पास एक बड़ा डाटा उपलब्ध होगा जिस पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो सकते। तो ये मैं समझता हूँ जो काम चल रहा है वो बहुत ही उत्तम है और दीर्घगामी योजनाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म सिद्ध होगा। और भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये जो ऐप बनाया है, इससे निश्चित रूप से हमारा काम काफी सरल हो गया है और इसलिए अब मैं समझता हूँ कि सभी इस प्रकार की जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो राज्यों को उपलब्ध है और अब राज्य थोड़ा तेजी से काम करेंगे तो मैं समझता हूँ हम सब पात्र हितग्राहियों तक पहुँच जाएंगे और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और तेलंगाना के किसानों के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 26 जून को रायतू बंधु योजना के अंतर्गत खरीफ फसल के लिए किसानों को आर्थिक मदद की किस्त जारी करने का निर्णय किया है। उन्होंने वित्त मंत्री हरीश राव और अतिरिक्त मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव को किसानों के बैंक खातों में रकम जमा कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। राज्य में पोडू भूमि के किसानों को जल्द ही जमीन के अधिकार जारी किए जाएंगे और इसके बाद उन्हें भी इस तरह की आर्थिक मदद दी जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को सभी
आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं ताकि वह रायतू बंधु योजना के अंतर्गत किसानों को भुगतान सुनिश्चित करें। दिसंबर और जनवरी में 2022-23 के लिए रबी फसल के सीजन में 70 लाख से अधिक किसानों को इस योजना अंतर्गत रकम दी गई थी। योजना शुरू किए जाने के बाद से अब तक राज्य सरकार ने इसे लागू करने के लिए 65,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। चालू वित्त वर्ष इसके लिए बजट में 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कृषि रक्षा रसायनों की खरीद के लिए 23.92 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार ने दलहन तथा तिलहन बीजों के निःशुल्क मिनी किट वितरण के लिए भी 5-5 करोड़ की मंजूरी दी है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को यहां बताया है कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने तथा उनकी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया है कि किसानों को परिश्रम से तैयार की गई अपनी फसलों के लिए समय से उचित मात्रा में कीटनाशक तथा रसायन प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से 8,56,427 किग्रा कृषि रक्षा रसायनों की खरीद के लिए सरकार द्वारा रबी करीब 24 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा एक अन्य वित्तीय स्वीकृति में निःशुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के सापेक्ष 5 करोड़ की शासन द्वारा सशर्त सहमति प्रदान की गई है और इसके साथ ही दलहन बीज मिनीकिट वितरण के लिए भी 5 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। और देश में अभी फलों के राजा आम का सीजन चल रहा है। भारत सहित दुनिया भर में आम की कई किस्में पाई जाती हैं। यहाँ तक कि भारत के अलग अलग राज्यों में भी आम किस्मों में काफी विविधता है। आम की अलग अलग किस्मों को प्रोत्साहित करने एवं शहरी लोगों तक इन किस्मों की पहुंच बनाने के लिए अलग अलग प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम की अलग अलग किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में आम की 200 किस्मों का प्रदर्शन किया गया। इन किस्मों में दुनिया की सबसे महंगी आम की किस्म भी शामिल थी। रायपुर में लगाए गए आमों की प्रदर्शनी में दुनिया के सबसे महंगे आम को दिखाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। जापानी प्रजाति के आम की इस किस्म की कीमत 2,70,000 रुपए प्रति किलो है। जापान की मियाजाकी आम की खासियत ये है कि ये एक ही आम में 2 तरह के स्वाद मिलते हैं। मियाजाकी आम के अपने अनोखे किस्म और महंगी कीमत से लोगों को आकर्षित किया है। दुनिया के सबसे महंगे आम जो कि जापान की एक किस्म है, उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1,82,000 रुपए प्रति नग है एवं वजन इसका 639 ग्राम है। इस आम का वजन अधिकतम 900 ग्राम तक होता है और 2,70,000 रुपए प्रति किलो की कीमत होती है। मियाजाकी आम की एक और खासियत ये भी है कि पेड़ पर लगे हुए फल के दौरान जहां पर धूप पड़ती है वहां इसका स्वाद अलग होता है, वहीं दूसरी तरफ जहां पर छाया में रहता है वहां इसका स्वाद अलग होता है। इस तरह से ये एक आम में 2 तरह के स्वाद मिलते हैं। सबसे बड़े आम की किस्म है हाथी झूल। हाथी झूल आम दुनिया के सबसे बड़े आकार के किस्म का आम होता है जो 2 से 5 किलो तक के वजन का होता है। हाथी झूल आम का उत्पादन ज्यादातर बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में होता है। वजन अधिक होने के कारण ये आम बाजार में देखने को नहीं मिलता। 1 किलो की कीमत 150 रुपए तक होती है। इस आम को खाने के साथ अचार बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्रदर्शनी में कुल 61 किस्मों के आम प्रतियोगिता के लिए पंजीकृत हुए हैं। इस प्रदर्शनी में राज्य के रोपड़ियों एवं कृषकों ने हिस्सा लिया है। प्रतियोगिता में 700 आम के प्रदर्शकों को किस्मवार अवलोकन कर 15 किस्मों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रथम, 15 को द्वितीय एवं 15 को सातवां पुरस्कार प्रदान किया गया। मियाजाकी जो दुनिया का सबसे महंगा आम है, 2,70,000 रुपये किलो बिकता है, उसका वैरायटी डिपिक्ट किया हूँ और इसके साथ जो जापान में उगाया जाता है और इसके साथ ही थाईलैंड का वैरायटी भस्तागा जो एक एरोमेटेड सेंटेड आम है और ये ऑल टाइम मैंगो वैरायटी में गिनती होती है इसकी। इसके अलावा मैं फिलीपींस का ऑल टाइम मैंगो एक प्रेजेंट किया हूँ। इसके साथ ही मैं चाइना का नाम डाक माई एक वैरायटी लेकर के आया हूँ
और एक यूएसए की वैरायटी है जंबो रेड, ये फिलीपींस में भी अब उगाना चालू किए हैं और थाईलैंड में। इस तरीके से मैं टोटल 6 वैरायटी जो है विदेशी प्रजातियों का आम जो है उगाया हूँ। वैसे मेरे बगीचे में करीब 20 वैरायटी के जो है विदेशी आम हैं जो फल देते हैं। ये जापान के आम के बारे में आपने बताया, इसमें खासियत क्या रहती है? ये आम जो है, एक तो इसको उगाने में बहुत ही सावधानी लेनी पड़ती है और इसका जो डंटल है वो थोड़ा सा भी क्रैक होने से उससे पानी बहने लग जाता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है और अपना लाइफ पूरा नहीं कर पाता है, गिर जाता है। तो उसके लिए सावधानी ग्रोइंग स्टेज में लेना पड़ता है। और दूसरा जो है, ये जो है कारपोरेट गिफ्ट के रूप में इसका लेन देन होता है, इसलिए इसका मूल्य जो है सामान्य आम से ज़्यादा होता है। लिमिटेड जगह में इसका फार्मिंग किया जाता है, इसके चलते ज़्यादा है। और इसका एक क्वालिटी और है कि ये जो पोर्शन इसका सूर्य के सामने पड़ता है उसमें जो है टेस्ट अलग होता है और जो पीछे रह जाता है उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। इसमें राज्य भर से छत्तीसगढ़ के जितने भी अलग अलग जिलाओं से जो आम के जो कृषक हैं वो अपनी अपनी खेतों से आम लाए हैं। प्रजाति की अलग अलग क्या हम वेरिएशन देख सकते हैं जैसे। इसके साथ साथ ही अलग अलग स्टेट से हमारे पास आम आए हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से, तमिलनाडु से, गुजरात से। तो वहाँ के आम का भी हम लोगों ने प्रदर्शनी यहाँ लगाया हुआ है। उसके साथ एक्जॉटिक वैरायटीज़ जो हैं, जैसा आपकी देखा होगा मियाज़ाकी जापान की जो वैरायटी है, हमारे यहाँ के जो सूरजपुर के कृषक हैं उन्होंने लगवाया है, तो वहाँ से भी काम आया हुआ है ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए देखने के लिए। यहाँ पे 300, 250, 300 वैरायटी के आम हैं। इसमें हम कम से कम 40-50 वैरायटी देखे होंगे और 20-25 वैरायटी खाए होंगे। नहीं, इतनी प्रकार की वैरायटी तो नहीं, जो कॉमन 8-10 वैरायटी है वही जानते हैं हम तो इतने प्रकार की वैरायटी नहीं जानते। हाथी झूला, ये सब आम तो कभी देखे नहीं हमने, पहली बार देखा है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में हीट वेव से प्रभावित 7 राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की। मनसुख मांडविया ने केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और मुख्य स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की। मंत्री ने बैठक में लू की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों को पूरी सहायता प्रदान करने की बात कही। उन्होंने भीषण लू सहित किसी भी आपदा के प्रभावी प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच संयुक्त प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया और प्रबंध एवं समन्वित कार्रवाई से हम निश्चित रूप से ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हीट वेव के कारण कोई मौत न हो। और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से लोगों को समय पर चेतावनी के साथ ही जमीनी स्तर पर राज्य कार्य योजनाओं को लागू करने और हीट वेव के गंभीर प्रभाव को कम करने के लिए निवारक तैयारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। बैठक में राज्यों को गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना का अनुपालन करने, स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी, आवश्यक दवाओं और लॉजिस्टिक की उपलब्धता सुनिश्चित करने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने की सलाह दी गई है। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को प्याज का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। गुजरात की सूरत मंडी में 20 जून को प्याज का भाव रहा 875 रुपए, जो कि 21 जून को 25 रुपए टूटकर 850 रुपए हो गया। जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी जून को प्याज का भाव रहा 440 रुपए, जो कि 21 जून को बढ़कर 520 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 21 जून को प्याज का भाव 100 रुपए टूटकर 1100 रुपए से 1000 रुपए पर आ गया। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 जून को प्याज का भाव 600 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 20 जून को प्याज का भाव रहा 1100 रुपए, जो कि 21 जून को 10 रुपए लुढ़ककर 1090 रुपए पर आ गया। बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल पैदावार 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2020-21 की समान अवधि के दौरान इसकी पैदावार 2,66,41,000 टन रही। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए। काला पीपल मंडी में सरसों के भाव टूटे, वहीं गोलूवाला और लालसोट मंडी में भाव में बढ़त दर्ज की गई।
साथ ही खुजनेर और लखीमपुर मंडी में स्थिर भाव पर सरसों बिकी। एग्वाक नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 20 जून को सरसों का भाव रहा 5,050 रूपए, जो कि 21 जून को 260 रूपए टूटकर 4,790 रूपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही खुजनेर मंडी में सरसों के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 जून को सरसों का भाव 4,800 रूपए पर टिका रहा। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 20 जून को सरसों का भाव 4,525 रूपए था, जो 21 जून को 136 रूपए की छलांग लगाकर 4,661 रूपए क्विंटल हो गया। वहीं राजस्थान की ही लालसोट मंडी में सरसों का कारोबार 109 रूपए की मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 20 जून को सरसों 822 रूपए क्विंटल पर बिकी। 21 जून को इसका भाव 4,931 रूपए क्विंटल हो गया। इस साल सरसों की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 थी। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 379,63,000 टन रही थी। और मंडी भाव के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। कोंकण के सिंधु दुर्ग और रत्नागिरी जिले में अगले कुछ दिनों के दौरान भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। ऐसे में यहाँ किसान धान और सब्जियों के खेतों से जल निकासी की व्यवस्था कर ले। इसके साथ ही यहाँ धान और रागी की नर्सरी लगाने का काम पूरा कर ले। कोंकण के रायगढ़ और ठाणे जिले में धान की नर्सरी लगाने का काम जारी रखे, जबकि पालघर जिले में जहाँ सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो वहाँ धान की नर्सरी लगाएं। वहीं मध्य महाराष्ट्र में इस समय शुष्क मौसम रहने का अनुमान है, जिसको ध्यान में रखते हुए किसान गन्ना और केले के बागों में सिंचाई करें। यही समय यहाँ के परती खेतों की जुताई और मेड़ों को दुरुस्त करने के काम जारी रखे। मध्य महाराष्ट्र में ही जब तक खेतों में पर्याप्त नमी ना हो, तब तक मक्का, रागी, सोयाबीन, मूंग और मूंगफली जैसी खरीफ फसलों की बुआई ना करें। जबकि जहां सिंचाई की व्यवस्था हो वहां खरीफ धान, प्याज, बैंगन, मिर्च, टमाटर की नर्सरी लगाते रहें। इसके साथ ही नंदुरबार इस समय कपास में निराई करें। मराठवाड़ा के किसान इस समय सब्जियों और बागों में छोटे पौधों को तेज हवाओं से बचाने के लिए सहारा दे। यही ये समय कपास, अरहर और मूंगफली जैसी खरीफ फसलों की बुआई के लिए उपयुक्त है। वहीं विदर्भ में सुबह और शाम के समय सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ सब्जियों और बागों में छोटे पौधों को सहारा दे। विदर्भ में ही मिर्च, टमाटर और बैंगन जैसी सब्जियों की नर्सरी लगाते रहे। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। बुआई
और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जम्मू विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी धारा 370 के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाने के बाद राज्य में तेजी से प्रगति हो रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हावड़ा में मेट्रो कार्य का जायजा लिया। हुगली नदी के नीचे बन रही सुरंग का भी दौरा किया। सुरंग में कई प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। मणिकचक में बिजली गिरने से कुछ मवेशियों की भी मौत हुई है। कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कोयला और लिंगाइट खदानों की स्टार रेटिंग पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ करने की घोषणा की है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में अपनी 2% हिस्सेदारी करीब 649 करोड़ रुपए में बेच दी है। एयरलाइन कंपनी आकाशा एयर 4 और बोइंग 337 मैक्स विमान खरीदेगी। कंपनी अपने विस्तार योजना के तहत इस साल 3 अंक में यानी कि 100 से अधिक विमानों का ऑर्डर देगी। जम्मू कश्मीर में आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अनंतनाग में पुलिस ने बिच बहरा इलाके में लश्कर के 2 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। हैदराबाद के तप्पा चबूतरा में एक भयावह घटना में 2 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। मृतकों का नाम रियाज और यूसुफ बताया जा रहा है। हमलावरों ने पत्थरों और चाकुओं से उन पर हमला किया। पंजाब के अबोहर सीमा के पास बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद किया है। तलाशी के दौरान बीएसएफ जवानों ने एक ड्रोन और एक संदिग्ध बैग बरामद किया है, जिसमें 2 किलोग्राम संदिग्ध नशीले पदार्थ बताए जा रहे हैं। असम के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।